हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के डिस्कशन करेंगे। उन कारणों पर विचार करेंगे जिसके कारण गुट निरपेक्षता उस समय उभर करके आया, अर्थात 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो प्रारंभ किया गया, इसके लिए जो कारण थे उन कारणों पर विचार करेंगे और गुट निरपेक्षता आंदोलन के द्वारा कौन कौन से शर्तें अपनाई गई, इसके सदस्यता के लिए क्या शर्तें थी और इसका आगे भविष्य को लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता की परिभाषा क्या है। सीधी बात है कि गुट का अर्थ क्या हो रहा है। शीत युद्ध के दौरान जो है विश्व दो गुटों में बट गया था। एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ क्या थे, अमेरिका। ये दो महाशक्तियों के अंतर्गत जो है कई देशों ने जो है अपना समर्थन दिया, अर्थात बहुत से ऐसे देश हैं जो साम्यवाद की विचारधारा से क्या रखते थे, प्रेरित थे, तो वो रशिया से संयुक्त हो गए, और वहीं जो पूंजीवाद के विचारधारा से प्रेरित थे वो अमेरिका के साथ युक्त हो गए। इस प्रकार पूरा विश्व जो है दो धर्रे में बट गया या दो गुटों में बट गया। लेकिन वहीं उसी समय नव जो स्वतंत्र हुए थे, अर्थात एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ की हम बात करेंगे जिसमें इंडिया भी शामिल है, और जो है उस समय अर्थात 50s के दशक में या 60 के दशक में जो है प्रारंभिक दशक में वे क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। और वे इन दोनों गुटों से, अर्थात रशिया और अमेरिका, इन दोनों गुटों से स्वयं को क्या रखना चाहते, अलग रखना चाहते थे। वो ये समझते थे कि इन दोनों गुटों में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या वे खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो है गुट निरपेक्ष अर्थात किसी भी गुट में ना जाने के तौर पर उन्होंने फैसला किया और एक अलग आंदोलन बनाया जिसे गुट निरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या गुट निरपेक्षता एक तीसरा और गुट था? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुट निरपेक्षता की परिभाषा ही ये है कि किसी भी गुट को समर्थन नहीं करना है, गुट के लिए जो है निरपेक्ष रहना है। तो इसका सीधा अर्थ है कि गुट निरपेक्ष देशों ने कोई नया गुट नहीं बनाया था। ये उस समय उनके लिए जो है एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह हम कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण उस समय जरूरत थी जिसके कारण उन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। और समय के साथ फिर धीरे धीरे गुट निरपेक्षता जो है या आंदोलन जो है क्या हो गया ना, धीरे धीरे वो कम होते चला गया। तो चलिए आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार गुट निरपेक्षता का जो परिभाषा है या उद्देश्य है वो सीधा ये है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से स्वयं को मुक्त करना और स्वयं के लिए जो है स्वाधीनता की रक्षा करना भी जो है क्या है ना, गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है या गुट निरपेक्षता का उदय यही हुआ था। और ये जो है कोई अचानक उठने वाली कोई घटना नहीं थी, ये पूर्व नियोजित घटना थी। पूर्व नियोजित इस संदर्भ में चूंकि 1940 को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1939 से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और इन दोनों 30 वर्षों के युद्ध ने पूरे वर्ल्ड में जो नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर वे किसी देश में जाते हैं, सपोज करिए वो रशिया की ओर जाते हैं, तो वे अमेरिका समेत कई ऐसे देश होंगे जिनका क्या होगा, उनके विश्वास का कोप भाजन होने पड़ेगा या उनके विरोधी स्वभाव का कोप भाजन होने पड़ेगा। ठीक इसके उल्टे अगर वे अमेरिका की समर्थन करते हैं तो रशिया जैसे कई देशों का कोप भाजन होना पड़ेगा। तो वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार अपने आप को गुटों में वो पिसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता को क्या दिया था, समर्थन दिया था। तो चलिए, तो मूल रूप से हम ये कहेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड वार है, जो थर्ड वर्ल्ड वार का ये जो गुट निरपेक्ष है वे स्वयं को एक थर्ड वर्ल्ड वार देशों का हिस्सा मानते थे, और इसमें ज़्यादातर जो है एशिया और अफ्रीका के जो स्वतंत्र देश थे उन्होंने ही जो है गुट निरपेक्ष सिद्धांत को क्या किया था, अपनाया था। अब गुट निरपेक्षता के लिए क्या अवधारणा होनी चाहिए, क्या इसका स्वरूप होना चाहिए या इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए। तो गुट निरपेक्षता का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा ना, वो आइसोलेशन होगा, अर्थात अलगाववाद होगा। वो किसी भी गुट में नहीं रहेगा, वो दोनों गुटों से स्वतंत्र होकर के अपने बारे में सोचेगा, अपने विकास को लेकर के सोचेगा। तो उसमें एक आइसोलेशन की भावना पाई जाएगी, अलगाववाद की भावना पाई जाएगी। दूसरी ओर अप्रतिबद्धता,
या न्यूट्रल नॉन कमिटमेंट किसी के प्रति ना तो वे रशिया के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, ना ही वो अमेरिका को किसी तरह का वचन देंगे या वचनबद्ध होंगे। अप्रतिबद्धता का अर्थ हो गया कि वो किसी भी देश के प्रति वचनबद्ध नहीं है कि मैं आपके सिद्धांत के साथ ही रहूँगा, मैं आपके हिसाब से ही अपना विकास करूँगा या अपनी योजनाओं को बनाऊँगा, अपने विदेश नीति को फॉलो करूँगा। तो ऐसा भी कोई अप्रतिबद्धता जो है गुट निरपेक्ष देशों के साथ नहीं था। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में रखा था कि हम क्या होंगे ना, अप्रतिबद्धता होंगे, किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट हम लोग देंगे नहीं, हम लोग नॉन कमिटमेंट की तरफ चलेंगे। तीसरा क्या था, जो न्यूट्रलिटी, तटस्थता, तो वे न्यूट्रलाइजेशन के पोजीशन को उन्होंने स्वीकार किया। ना तो रशिया ना तो वो क्या करेंगे ना अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे न्यूट्रलाइजेशन पर रहेंगे उस समय काल के दौरान, और ज़रूरत पड़े तो इस तटस्थता को वो तोड़ करके जो है किसी नीति की ओर आगे बढ़ सकते हैं बाद में। साथ में एक पक्षवाद, यूनिलैटरलिज्म, किसी एक देश को जो है वो या एक विचार को वो समर्थन दे करके आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात अगर वो साम्यवाद को मानते तो साम्यवाद ही सही है, इसको लेकर के वो आगे नहीं बढ़ेंगे, या पूंजीवाद ही सही है, इसको लेकर के वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात वे अपनी नीतियों को अपने समय के हिसाब से क्या कर सकते हैं, बदलेंगे। वे एक पक्षवाद या यूनिलैटरलिज्म पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके ठीक उल्टे था असंलग्नता, है ना, नॉन इन्वॉल्वमेंट। किसी भी देश के प्रति जो है वो जो है क्या रहेंगे ना, असंलग्न रहेंगे, या किसी विचारों के प्रति वो क्या रहेंगे, असंलग्न रहेंगे, वो अपनी संलग्नता नहीं दिखाएंगे। तो इस प्रकार जो कॉन्सेप्ट है या जो गुट निरपेक्ष स्वरूप है वो कैसा होगा ना, आइसोलेशन होगा, अलगाववाद की तरह होगा, अप्रतिबद्ध होंगे वे, तटस्थ होंगे वे, एक पक्षवाद को वो नहीं मानेंगे, असंलग्न रहेंगे और तटस्थीकरण भी रहेंगे। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या इस विश्व में जहां प्रत्येक देश जो है की घटनाएं एक दूसरे देश की घटनाओं को प्रभावित करता है, क्या संपूर्ण रूप से जो है अलग या तटस्थ रहा जा सकता है, या अलगाव की भावना को अपनाया जा सकता है, या एक पक्षवाद की भावनाओं से दूर रखा जा सकता है? तो इसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जब विश्व में दो शक्तियाँ, महाशक्तियों में जो है धीरे धीरे क्या होता है, तनाव कम होता है, तो ऐसा देखा गया कि गुट निरपेक्ष जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे कम हो गया। और शुरू में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन तो ये बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रों की मांग बढ़ने लगी तो वे अलग अलग कंट्रीज के साथ, चाहे दोनों महाशक्तियों के साथ क्या है ना, उन्होंने उनका क्या हुआ, उनके साथ साझा संबंध बनाए, उनके साथ व्यापार भी किया गया। तो ये उस समय की मांग थी जो गुट निरपेक्ष रहा। लेकिन बाद में चल करके जो ग्लोबल पोजिशन, जो ग्लोबली जो विश्व बन रहा है धीरे धीरे, उसमें गुट निरपेक्ष जो है उतना सफल होता हुआ जो है नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी संदर्भ में जो है गुट निरपेक्षता को अगर कहा जाए, पंडित नेहरू जी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इसके संस्थापकों में से एक थे। तो उनके अनुसार अगर कहेंगे गुट निरपेक्ष क्या है, तो उन्होंने भी जो है गुट निरपेक्ष के लिए जो परिभाषा दिया तो उसमें ये रखे थे, विचार रखे थे कि स्वयं को सैनिक गुटों से क्या करना है, अपने आप को अलग रखना है, और इसी के लिए वो क्या करना है, प्रयास करते रहना है। परंतु जो है देश जो रहेंगे उसका क्या होगा ना, एक स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा। अर्थात किसी भी तरीके से किसी जो चाहे महाशक्ति के अधीन उसका दृष्टिकोण नहीं होगा, और सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध होंगे, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका, सभी के साथ क्या होंगे, एक सह संबंध वो स्थापित करेंगे और अपना विकास भी करेंगे, और इसके लिए उनके साथ उन्हें साझा भी करेंगे। तो ये उस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत प्रधानमंत्री पंडित जी नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के लिए भी जो है गुट निरपेक्षता को सही ठहरा और सही माना, और गुट निरपेक्षता के संस्थापक देशों में से एक बने, और इन्होंने जो है गुट निरपेक्षता को, आंदोलन को जिनमें इनकी काफ़ी या भारत की काफ़ी भूमिका पाई जाती है। गुट निरपेक्षता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो गुट निरपेक्षता की तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, विदेश नीति क्या होना चाहिए ना, अलग होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये उपनिवेशवाद से ही अलग होकर के ये देश स्वतंत्र हुए थे, तो वे पुनः साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के साथ जो है इसका सपोर्ट नहीं कर सकते थे।
सैनिक गुटों का वे किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं होंगे या किसी भी महाशक्ति जैसे गुटों में वो शामिल नहीं होंगे। महाशक्ति के साथ वो कोई भी द्विपक्षीय संधि नहीं करेंगे और अपने सीमा में जो सैनिक अड्डा बनाने के लिए जो है किसी भी देश को वो क्या करेंगे ना जो है परमिशन भी नहीं देंगे। तो गुट निरपेक्ष शामिल होने के लिए कुछ इस प्रकार की शर्तें भी उस समय बनाई गई थी। अब सवाल यह कि गुट निरपेक्षता का कारण या गुट निरपेक्षता को कोई राष्ट्र क्यों चुनेगा, इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो है स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और समानता जैसी जो भावनाएं हैं वो गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा स्वयं में विकसित करने की जो एक भावना थी वो जागने के कारण ही वे गुट निरपेक्ष हो गए। दो बड़े बड़े विश्व के गुटों से या जो अलग अलग गुट हुआ जिसके कारण आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उससे स्वयं को उन्होंने अलग कर लिया और गुट निरपेक्षता को क्या किया, चयन किया। तो कुछ उन कारणों को यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जो कि गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों में दिखता है। तो उन उद्देश्यों में से एक यह है कि विश्व के बहुत से जो देश हैं वो दो महाशक्तियों का जो विभाजन है अर्थात शीत युद्ध के कारण जो भी घटनाएं घटी वो उनके हित में नहीं हुआ या विश्व समुदाय के लिए वो हित में नहीं है, वो ये मानते थे। अर्थात वे ध्रुवीकरण को विश्व शांति के लिए खतरा मानते थे। वो मानते थे कि दो गुटों में विश्व का बढ़ जाना जो है आगे चलकर एक युद्ध को परिणाम कर सकता है। अतः वे इसलिए जो है गुट निरपेक्ष को चयन करना चाहते थे और आने वाले भविष्य में जो खतरा है उसे कम करना चाहते थे। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी भी ये मानते थे जो गुटबाजी है या जो महाशक्तियों के अधीन जो ग्रुपिंग करने से क्या होता है, भविष्य में अशांति उत्पन्न हो सकता है। और ध्रुवीकरण में एक और समस्या ये है कि इसमें आणविक युद्ध का भी खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि दूसरा क्या कुछ है, तो गुट निरपेक्ष देश जो है महाशक्तियों को प्रभावित तो नहीं कर सकते हैं, ना ही वे विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से अकेले ही सामर्थ्य हैं। उनको मालूम था कि महाशक्तियों का सपोर्ट एवं ऐसे अन्य राष्ट्रों का भी सपोर्ट आवश्यक है जिसके कारण क्या हो सके ना, शांति बनाई जा सके। तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के पास सैनिक अथवा आर्थिक शक्ति तो नहीं थी, परंतु उनके पास एक मोरल पावर था और इस मोरल पावर के अधीन जो है गुट निरपेक्ष क्या देशों को जो है उन्होंने जो है विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि मानवता का भविष्य क्या होगा। मानवता के भविष्य के लिए जो है या क्या मानवता का जो भविष्य वे कुछ गिने चुने महाशक्ति देशों के हाथों पे ही रहेगा या उनके ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो है उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया ताकि मानवता का भविष्य जो है कुछ गुटों के हाथों में ना हो, बल्कि ये उनसे स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से इस पर विचार किया जा सके। तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है, तो तीसरा पॉइंट यह है कि महाशक्तियों से स्वतंत्र होने की भावना और अपने आप को स्थापित करना और अपने पहचान की जो भावना है वो गुट निरपेक्ष लोगों में जो है गुट निरपेक्ष देशों में पाया गया था। चूँकि वे एशियाई और अफ्रीकी कंट्री थे जो कि नव स्वतंत्र हुए थे और वे चाहते थे कि पुनः वे किसी ऐसे शक्ति के अधीन नहीं जाना चाहते थे जिसका जो है वो ऑलरेडी जो है साम्राज्यवाद के अधीन थे, उपनिवेशवाद के अधीन थे और पुनः उसी वे में वो जाना नहीं चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। स्वयं बेलग्रेड सम्मेलन में जो है राष्ट्रपति टिटो के द्वारा भी इस बात पर जोर दिया गया था कि वे बड़ी शक्तियों के लिए जो है सिर्फ मोहरा बन करके काम नहीं कर सकते हैं, वे क्या होंगे ना, स्वतंत्र होंगे। और उनके अनुसार अगर विश्व में कोई खतरा होता है तो उनके समाधान के लिए इन गुट निरपेक्ष देशों की भी भूमिका होगी, ना केवल जो है महाशक्तियों की भूमिका होगी बल्कि ये देश भी उसमें क्या लेंगे, भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार महाशक्तियों से अधीन स्वयं की स्वतंत्रता और स्वयं की पहचान करने की भावनाओं ने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को और उनके जैसे अन्य देशों को जो है गुट निरपेक्षता में जोड़ने के लिए क्या किया था ना, चयन करने के लिए बाध्य किया था। और दूसरी ओर अलग विचार रखने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जैसा कि पहले भी कहा गया कि पहचान बनाने की, स्वतंत्रता स्थापित करने की जो चाहत है वो गुट निरपेक्ष देशों को जो है अलग तरीके से जो है वे क्या है ना, जुड़ने चले गए। गुट निरपेक्ष के उस समय काल के जो लीडर थे, सुकर्णो, पंडित नेहरू, ये सभी ये सोचते थे कि महाशक्तियों के हिसाब से जो है हमेशा चला नहीं जा सकता है और इसलिए वे स्वयं को क्या करेंगे ना, वे जो है इन गुटों से अपने अलग तरीके से अपना क्या करेंगे ना, विकास की ओर या कोई योजनाओं को क्या करेंगे, लागू करेंगे।
ठीक इसके बाद 1950 के दशक में क्या हुआ ना, 1950 के दशक में जो सैद्धांतिक विचार एवं जो सैद्धांतिक संघर्ष है वो चरम परिणति में था, अर्थात गुटों के बीच आपसी संघर्ष जो चरम परिणति पर पहुंच गया था और प्रत्येक गुट अपने हिसाब से अच्छे और बुरे के तौर पर विश्व को डिवीज़न कर रहा था। एशिया और अफ्रीका के देश जो है उनका नज़रिया क्या था ना, बिल्कुल अलग थलग था। उनके पास क्या थी ना, सत्य थी, नैतिकता थी, अभिव्यक्ति थी और वे जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वो क्या करते थे ना, देखते थे, अर्थात वे सत्य की भावना से देखते थे, नैतिकता की भावना से देखते थे, अभिव्यक्ति की भावना से जो है क्या है ना विश्व को देखते थे। तो इस प्रकार जो है विचार और सैद्धांतिक संघर्ष से वे स्वयं को क्या करना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। दूसरी ओर अगर हम अन्य कारणों पर विचार करें तो गुट निरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उन्हें पूंजी और तकनीकी की आवश्यकता थी। अब मान लीजिए कि अगर कोई कंट्री रशिया के साथ जुड़ गया तो ऐसा भी हो सकता है एक टेक्नोलॉजी ऐसा हो जो अमेरिका में जो है सहज मिले, सुलभ तरीके से प्राप्त हो, तो अगर पूर्ण रूप से रशिया के साथ संजोग हो रहा है तो हो सकता है उसे अमेरिका मना कर दे। ठीक घटना अमेरिका के साथ जुड़ने पर रशिया के द्वारा मना किया जा सकता है या उनके जैसे ग्रुपों के द्वारा उस देश को सहायता नहीं पहुँचाया जा सकता है। तो चूंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन्हें पूंजी और तकनीकी दोनों चाहिए था, इसलिए वे ना तो जो है दो महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति को सपोर्ट करते या वे उनसे अलग रहना ही अपने लिए भला समझते थे। चलिए अब ये देखेंगे कि गुट निरपेक्षता आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। तो बेलग्रेड सम्मेलन 1961 से जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है क्या हुआ ना, प्रारंभ हुआ। तृतीय विश्व के अधिकांश देश गुट निरपेक्षता को अपना लिया था। 1961 में इस आंदोलन की स्थापना की गई। इसमें 25 देशों ने जो है भाग लिया और इसका आयोजन जो है भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया के द्वारा या उनके जो हेड हैं उनके द्वारा, जिनमें नेहरू, नासिर एवं टिटो इस आंदोलन के क्या माने जाते हैं ना, प्रवर्तक थे। अब प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो कि बेलग्रेड में हुआ था उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें 25 एशियाई अफ्रीकाई देश, 3 लैटिन अमेरिकी देश जो है पर्यवेक्षक के तौर में भाग लिया था। इसमें 27 सूत्री घोषणा किया गया था। विकासशील देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को जो है प्रमुखता दिया गया था एवं पूर्ण निशस्त्रीकरण की जो है मांग को भी जो है इसमें उठाया गया था। ठीक इसी प्रकार का जो भारत में जो है 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 में हुआ था। ये सम्मेलन 1982 में इराक में होने वाली थी, लेकिन इराक ईरान युद्ध के कारण ये सम्मेलन जो 1983 में भारत में किया गया, जिसमें 101 देशों ने भाग लिया और इंदिरा गांधी उस समय क्या थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ भारत में जो सम्मेलन आयोजन किया गया उसमें कंबोडिया की समस्या, वियतनाम पर चीनी आक्रमण की समस्या, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ की समस्या, कब्जे की समस्या, ईरान इराक युद्ध की समस्या पर चर्चा किया गया और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अपनाने पर भी इस पर चर्चा किया गया था। अब सवाल है कि गुट निरपेक्षता का भविष्य क्या होगा। गुट निरपेक्षता शीत युद्ध और दो विश्व के गुटों में बंटने से हुआ था। जैसे जैसे इन गुटों के बीच तनाव कम होते गए उस तरह से गुट निरपेक्षता की जो मांग है वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो इस प्रकार साथियों गुट निरपेक्षता के साथ ही जो है यूपीएससी जो मेंस का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आज खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।